चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, पॉइंट नंबर 4, द डेट of the board meeting at which the scheme was approved by the board of directors, including the name of directors who voted in favor of the resolution as well as who voted against the resolution and who did not participated in the resolution. तो ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, it also needs to be specified. Then explanatory statement disclosing details of the scheme of compromise and arrangement, including parties involved. Then in case of amalgamation or merger, appointed date, effective date, ये कंसेप्ट मालूम है? हाँ सर. Then शेयर एक्सचेंज रेशियो, शेयर एक्सचेंज रेशियो का मतलब कि ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को लिख लेना यहाँ पे, शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, जस्ट वेट, लिख लेना, शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी को कितना शेयर्स मिलने वाला है. शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या डिफाइन करता है? दैट शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी को कितना शेयर्स मिलेगा इनटू दी ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी को कितना शेयर्स मिलेगा इनटू दी ट्रांसफरी कंपनी, वो है शेयर एक्सचेंज रेशियो. तो ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. देन समरी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं रूल के अंदर? इधर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इधर अपन पढ़ रहे हैं यस कंटेंट्स ऑफ नोटिस. देन डिटेल्स ऑफ कैपिटल और डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग इफ एनी, रैशनल है, रीजंस बिहाइंड कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, रीजंस बिहाइंड गोइंग फॉर कॉम्प्रोमाइजेज और अरेंजमेंट. नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एज परसीव्ड, ठीक है, बेनिफिट्स of compromise and arrangement as perceived by the board of directors to the company members, creditors or others. Then amount due to the unsecured creditors. Next ये सब content of notice है. Then disclosures about the effect of compromise and arrangement on KMP, directors, promoters, non-promoters, members, depositors, creditors, debenture holders, deposit trustee और debenture trustee और employees of the company. ये सब भी डिस्कस किया था. क्यूमुलेटिवली अगर मैं बात करूं तो ये सब क्या था? फ्यूचर इफेक्ट ऑफ द स्कीम, फ्यूचर इफेक्ट्स ऑफ द स्कीम, ठीक है, ऑन वेरियस स्टेक होल्डर्स, फ्यूचर इफेक्ट ऑफ द स्कीम ऑन वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द, फ्यूचर इफेक्ट ऑफ द स्कीम ऑन वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द. Next, disclosure about the effect of compromise or arrangement on material interest of the directors, KMP and debenture trustee. तो ये भी अपन ने पहले डिस्कस किया था, ये आप पढ़ लोगे इसको. Then any investigation proceedings, तो ये आ रहा था ना, statement of pendency of investigation, statement of pendency of any investigation. अगेंस्ट दी कंपनी, तो ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. देन डिटेल्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम और फॉर मेकिंग और ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ और फॉर इंस्पेक्शन बाय द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, नेमली लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Then copies of the order of tribunal in pursuance of which the meeting is to be convened or dispensed with. Then copy of scheme of compromises or arrangement, contract or agreement material to such compromises or arrangement. Then certificate issued by the auditor of the company to the effect that the accounting treatment, if any, proposed in the scheme of compromise or arrangement is in conformity with the accounting standard prescribed under section 133 Companies Act 2013, and such other information or documents as the board or management believes necessary and relevant for मेकिंग डिसीजंस फॉर और अगेंस्ट दी स्कीम. तो ये सब भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इन दी कंटेंट्स, ठीक है. देन डिटेल्स ऑफ अप्रूवल्स, सैंक्शंस और नो ऑब्जेक्शंस इफ एनी फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी और एनी अदर गवर्नमेंटल अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम एनसीएलटी, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम एनसीएलटी अगर कोई भी दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल रिक्वायर्ड है
ठीक है, तो वेदर द अप्रूवल हैज बीन टेकन और वेदर द अप्रूवल इज पेंडिंग, आपको वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, दैट आल्सो नीडेड टू बी और दैट आल्सो नीड्स टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपको स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट द पर्सन्स टू हुम नोटिस इज सेंट मे वोट, मोड ऑफ वोटिंग इन मीटिंग आइदर इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और वेयर एप्लीकेबल बाय वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बेटा ये सब अपन ने डिस्कस किया था, क्लियर है। तो ये सभी क्या रहने वाला है, कंटेंट्स ऑफ नोटिस। इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, कंटेंट्स ऑफ नोटिस टू बी सेंट टू दी मेंबर्स एज वेल एज द क्रेडिटर्स at least 1 month before the meeting. Next, rule 7 provides that the notice of the meeting under subsection 3 of section 230 of the act shall be advertised in form number CAA2, ये भी डिस्कस किया था अपन ने, in at least one English newspaper and in at least one vernacular newspaper having wide circulation in the state in which the registered office of the company is situated. ठीक है, रूल 7 हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी। इससे रिलेटेड प्रोविजंस देखो, नोटिस मस्ट बी एडवर्टाइज इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, in one vernacular newspaper having wide circulation in the state where the registered office of the company is situated, or such other newspaper as may be directed or as may be specified by the tribunal. And it shall also be placed not less than 30 days before the date fixed for the meeting, ठीक है, on the website of the company। आप देखो यहाँ पे बहुत बड़ा confusion रहता है, वेबसाइट पे प्लेस करना है 30 days before the meeting, ठीक है, लेकिन लेंथ ऑफ नोटिस क्या रहने वाला है, 1 month। तो ये क्लैरिटी लेकर के चलना। लेंथ ऑफ नोटिस अगर तुमने 30 days लिख लिया गलती से तो वो गलत है, ठीक है। मंथ कैन बी ऑफ इवन 28 days, मंथ कैन बी इवन ऑफ 31 days, 29 days का भी हो सकता है। इज इट क्लियर? हाँ सर। प्रोवाइडेड दैट वेयर सेपरेट मीटिंग ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स आर टू बी हेल्ड, देन अ जॉइंट एडवर्टीजमेंट फॉर सच मीटिंग मे बी गिवन, ठीक है। जॉइंट एडवर्टीजमेंट दिया जा सकता है, जॉइंट एडवर्टीजमेंट इशू किया जा सकता है फॉर होल्डिंग बोथ मेंबर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स मीटिंग। आ जाओगे रूल नंबर 8 पे। रूल नंबर 8 प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 5 of section 230 of the act, a notice shall be in form number CAA3 and shall be accompanied with a copy of scheme of compromise or arrangement, the explanatory statement and the disclosure mentioned under rule 6, and it shall be sent to the central government, ROC, income tax authority in all the cases, then RBI, SEBI, Competition Commission of India, stock exchanges as may be applicable, and other sectoral regulators or authorities as required by the ट्रिब्यूनल, ठीक है। नोटिस यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना बच्चों, क्या पढ़ा था? तो अपन ने पढ़ा था अथॉरिटीज टू हुम नोटिस इज टू बी सेंट along with the NCLT। तो these are the authorities to whom notice is to be sent along with the NCLT for the purpose of getting the sanctioning order under section 230 of the act. Then the notice of the authorities mentioned under sub rule 1 shall be sent forthwith after the notice is sent to the members or creditors of the company by registered post or by speed post or by courier or by hand delivery at the office of the authority. Is it clear? Authorities को notice कब भेजना है? After sending the notice to the members or creditors. Clear है? Then if the authorities referred to in sub rule 1 desires to make any representation, if they ask for any information under subsection 5 of section 230, the same shall be sent to the tribunal within a period of 30 days from the date of receipt of such notice, and a copy of such representation shall simultaneously be sent to the concerned companies, and in case no representation is received within the stated period of 30 days by the tribunal, it shall presume that the authorities have no representation to make on the proposed scheme of compromises or देखना है। अब इसको थोड़ा समझना रहेगा। मैंने आपको बोला था अंडर सेक्शन 230 दैट while sanctioning the order under section 230 NCLT काफी फैक्टर्स कंसिडर करता है। NCLT में सर्टेन
factors, may consider certain factors. NCLT will consider that whether the terms of scheme is not in contravention of the provisions. कुछ याद आ रहा है? NCLT will consider whether the scheme is not adversely affecting the interest of members or creditors of the company. NCLT will consider that the terms of scheme is not adversely affecting the interest of general public as a whole. तो ये कुछ एरियाज थे जो NCLT कंसिडर करता था, ये कुछ एरियाज थे जो NCLT कंसिडर करता था या कंसिडर करता है बिफोर सैंक्शनिंग एनी स्कीम for the purpose of section 230. As well as NCLT may also ask for the representations from the different authorities. बताया था ना मैंने आपको, NCLT may also ask for the representations from the different authorities. ठीक है, जिसके jurisdiction में that particular company is operating, जिसके jurisdiction में that particular company is operating. तो ऐसा कुछ हो रहा था. हाँ जी सर. तो अभी यहां बोला गया कि जिन दूसरे अथॉरिटीज को नोटिस भेजा गया है along with the notice being forwarded to the NCLT, जिन भी दूसरे अथॉरिटीज को नोटिस भेजा गया है along with the notice being forwarded to the other authorities, sorry, those authorities can make their representation before the NCLT. मान लो कि CCI के पास नोटिस गया और CCI को लगता है कि कॉम्बिनेशन इज बीइंग फॉर्म एंड सच कॉम्बिनेशन इज हैविंग may have appreciable adverse effect. तो CCI ऐसे स्कीम को सैंक्शन नहीं करेगा, ऐसे मर्जर अमालगमेशन को सैंक्शन नहीं करेगा. तो CCI को यहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा. किसको कम्युनिकेट करना पड़ सकता है? किसको? to the NCLT. Same income tax authority will communicate to the NCLT. RBI will communicate to the NCLT. ROC can communicate to the NCLT. If the other authorities have any representations to be given, okay, if they have any representation to give to the NCLT for the purpose of sanctioning this scheme, then all such authorities can give their representation before the NCLT within a period of 30 days from the date of receipt of notice. Within a period of 30 days from the date of receipt of notice. Is it clear? और अगर 30 दिन के अंदर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं आया तो NCLT से मान के चलेगा कि इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है. Is it clear? So this is all about your companies compromises arrangement and amalgamation rules 2060. ठीक है. So now we will be forwarding or we will be moving towards our next section, that is section number 231. सेक्शन नंबर 231. चलो एक बार मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं सेक्शन 231. ध्यान देना यहाँ पे. देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 231 डील्स विथ पावर्स ऑफ NCLT टू सुपरवाइज, मॉडिफाई द स्कीम एज वेल एज टू पास द वाइंडिंग अप ऑर्डर. एक चीज ध्यान रखना, Section 231 is purely dependent on your section number 230. Section number 231 is purely dependent on your section number 230. Section 230 में अपन ने पढ़ा that a company can carry out or a company can go for compromises or arrangement with the prior approval of NCLT. A company can go for compromises or arrangement with the prior NCLT approval. है ना. सेक्शन 231 बात करता है that in case if NCLT has already sanctioned the scheme, in cases where NCLT has already sanctioned the scheme under section 230, in cases where NCLT has already sanctioned the scheme under section 230, even after sanctioning the order under section 230, NCLT have the power to modify the scheme. NCLT has the power to supervise the implementation of the scheme. बात समझ में आ रहा है क्या? Power to modify the scheme. Even after an order is passed under section 230 by the NCLT can modify the scheme or can supervise the implementation of scheme. अब modifying the scheme का मतलब
टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई कर सकता है। अच्छा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम। मान लो कि एनसीएलटी ने स्कीम को सैंक्शन किया 230 के अंदर, एंड कंपनी इज फेसिंग सम डिफिकल्टी, company is facing certain difficulty at the time of implementing this scheme. Company is facing certain difficulties at the time of implementing this scheme. तो उन केसेस के अंदर NCLT in order to make the implementation of scheme effective, in order to make the implementation of scheme effective, या in order to make the implementation of scheme possible, NCLT क्या कर सकता है, स्कीम को मॉडिफाई कर सकता है। NCLT क्या कर सकता है, स्कीम को मॉडिफाई कर सकता है, या तो मॉडिफाई कर सकता है या सुपरवाइज कर सकता है, सुपरवाइजिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। एंड इफ NCLT इज ऑफ ओपिनियन, इफ द NCLT इज ऑफ ओपिनियन कि यार मॉडिफिकेशन भी करके देख लिया और मोडिफिकेशन भी करके देख लिया, सुपरविजन भी करके देख लिया, बट ये जो डिस्प्यूट है ना कंपनी और क्रेडिटर्स के बीच में या कंपनी और मेंबर्स के बीच में, साला ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। इवन आफ्टर मॉडिफाइंग दिस स्कीम और सुपरवाइजिंग दिस स्कीम, dispute is not going to resolve. Even after modifying this scheme or supervising this scheme, dispute is not going to resolve. So in all such cases, NCLT may pass a winding up order. ठीक है, बोला अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व ही नहीं होने वाला तो कंपनी को क्या कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सेक्शन को ना अपन एक और नाम देते हैं, देखना सेक्शन नंबर 230 को अपन एक और नाम से जानते हैं, 231 सॉरी, इसको अपन बोलते हैं पोस्ट सैंक्शनिंग, क्या बोलते हैं बच्चों, पोस्ट सैंक्शनिंग पावर्स ऑफ एनसीएलटी। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पोस्ट सैंक्शनिंग पावर्स ऑफ एनसीएलटी। पोस्ट सैंक्शनिंग पावर क्यों बोल रहे, क्योंकि सैंक्शनिंग ऑर्डर कहां पास कर दिया था ऑलरेडी, 230 में। तो पोस्ट सैंक्शनिंग पावर्स में सबसे पहला क्या था, पावर टू मॉडिफाई। अच्छा, अपनी मन मर्जी से मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, एनसीएलटी अपनी मन मर्जी से मॉडिफाई नहीं कर सकता है स्कीम, ऑल्दो पावर टू मॉडिफाई है एनसीएलटी के पास, but this power has certain restriction. This power is given to the NCLT with certain restrictions. NCLT can modify the scheme only for the purpose of implementing this scheme. Only for the purpose of implementing this scheme. बात समझ में आ रहा है क्या? और NCLT में supervise, NCLT में supervise the implementation of scheme. इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, मॉडिफिकेशन, सुपरविजन, और लग गया अगर एनसीएलटी की सलाह मॉडिफिकेशन करने के बाद या सुपरविजन करने के बाद भी इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो वहां पे या सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट पॉसिबल, कैरिंग आउट कॉम्प्रोमाइज इज नॉट पॉसिबल, तो क्या कर दिया जाए, सीधे पास कर दिया जाए वाइंडिंग अप ऑर्डर। ठीक है, क्या कर दिया जाए बच्चों, सीधे वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया जाए, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया जाए। तो देखोगे यहाँ पे पोस्ट सैंक्शनिंग पावर्स ऑफ एनसीएलटी, मॉडिफिकेशन, सुपरविजन, वाइंडिंग अप ऑर्डर। नोट, where the tribunal makes an order under section 230 for sanctioning the scheme of compromise or arrangement in respect of a scheme, then they shall have power to supervise the implementation of scheme of compromise or arrangement, and it may at any time of making such notification at the time of compromise arrangement as it regards to any matter, or make such modification in the compromise arrangement which it may consider necessary for the purpose of effective implementation, which it may consider necessary for the purpose of effective implementation of the scheme. And if the tribunal is satisfied that the scheme of compromise or arrangement as sanctioned under section 230 cannot be implemented satisfactorily, बोले कुछ भी कर लो, scheme is not going to be implemented satisfactorily, so in all such cases cannot be implemented with or without modification, and the company is unable to pay its debt as per the scheme. बोला पहले पैसा नहीं था देने के लिए, तो कंपनी ने ना नेगोशिएशन करवाया किसके साथ, क्रेडिटर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट में एंटर किया, क्रेडिटर्स को मनाया, क्रेडिटर्स मान भी गए। अब मान लो कि 100 की जगह 70 लेने के लिए रेडी है क्रेडिटर्स, लेकिन 70 भी देने के लिए नहीं है कंपनी के पास, कंपनी 70 भी नहीं दे पा रही है,
सब बात समझ में आ रही है क्या? 70 रुपए भी देने में नाटक कर रही है कंपनी, तो इन दैट केस इट विल बी बेटर टू वाइंड अप दी कंपनी। वाइंडिंग अप में कंपनी का क्या होगा, कंपनी लिक्विडेशन में चला जाएगा, और लिक्विडेशन में जाने के बाद ऑल दी एसेट्स ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन में जाने के बाद ऑल दी एसेट्स ऑफ द कंपनी विल बी रियलाइज्ड, एंड जो भी अमाउंट रिकवर होता है फ्रॉम रियलाइजिंग दी एसेट्स, जो भी अमाउंट रिकवर होता है फ्रॉम रियलाइजिंग दी एसेट्स, ऑल सच अमाउंट्स, ठीक है, जो भी अमाउंट रिकवर होता है फ्रॉम रियलाइजेशन, ऑल सच अमाउंट विल बी यूटिलाइज टू मेक द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 200, ठीक है, ये था आपका सेक्शन नंबर 231। अब हम लोग इसको मॉड्यूल से रेफर कर लेते हैं। यस, देखोगे यहाँ पे सेक्शन नंबर 231, as per section 231 subsection 1 when the tribunal makes an order under section 230, तो क्लियर है दैट सेक्शन नंबर 231 किस पे डिपेंडेंट है? 230। अगर 230 में ऑर्डर नहीं होगा तो इस सेक्शन का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर 230 में ऑर्डर पास नहीं किया ट्रिब्यूनल ने तो 231 का कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अंडर सेक्शन 231 सबसेक्शन 1 when the tribunal makes an order under section 230 sanctioning a compromise or arrangement in respect of a company, then it shall have power, company shall have power to supervise the implementation of the compromise or arrangement. Company shall have power to supervise the implementation of such compromise or arrangement, or it may at any time, at the time of making such order, it may at the time of making such order or at any time thereafter, either at the time of making the order or after making the order, can give such directions in regard to any matter or can make such modifications in the compromises or arrangement as it may consider necessary for the purpose of proper implementation of the scheme of compromise or arrangement। ये क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना, ये पावर जो है ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, एनसीएलटी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है टू मॉडिफाई दिस स्कीम या टू सुपरवाइज दिस स्कीम। NCLT can exercise these powers as given under section 231 with reasonable restrictions, और वो restriction क्या है? That they can exercise the powers conferred upon them under section 231 only for the purpose of removing the difficulties, only for the purpose of removing the difficulties at the time of implementation of this scheme. NCLT can exercise these powers only for the purpose of removing the difficulties, only for the purpose of removing the difficulties at the time of implementation of this scheme, ठीक है। Then subsection 2 states that if the tribunal is satisfied, अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है that the compromise or arrangement sanctioned under section 230 cannot be implemented, बोले कुछ भी कर लो, modification कर लो, supervision कर लो, implementation of the scheme is not possible, उन केसेस में and company is unable to pay its debt as per the scheme, then it may make an order for the winding up of the company, ठीक है। तो तीन पावर्स कवर हो गए, पावर टू मॉडिफाई द स्कीम, पावर टू मॉडिफाई द स्कीम, देन पावर टू सुपरवाइज द स्कीम, ठीक है, पावर टू मॉडिफाई द स्कीम, पावर टू सुपरवाइज द स्कीम, एज वेल एज पावर टू पास winding up order, as well as power to pass winding up order। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। तो ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 231। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 232। अब ध्यान रखना सेक्शन 232 में क्या बोला, देखो, मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अब पहले ये सेक्शन मेरे साथ समझना, सेक्शन नंबर 232 ध्यान देना। देखो सेक्शन नंबर 232 बात करता है अबाउट मर्जर एंड अमलगमेशन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ,
whether merger is an arrangement? हाँ सर, merger क्या होता है? Merger is an arrangement whereby all the assets and liabilities of one company is being transferred. Amalgamation is an arrangement? हाँ सर. ठीक है, both merger as well as amalgamation, they both can be considered as mode of arrangement. हाँ, है ना. And step to carry out arrangement, steps to carry out arrangement कहाँ पे given था बच्चों? सेक्शन नंबर 230 पे पढ़ के आए हो ना. स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट कॉम्प्रोमाइजेस और अरेंजमेंट. पढ़ के आए हो स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट कॉम्प्रोमाइजेस और अरेंजमेंट. यस, हाँ सर. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर मर्जर या अमालगमेशन कैरी आउट करने के लिए, मर्जर या अमालगमेशन कैरी आउट करने के लिए एप्लीकेशन तुमको कौन से सेक्शन में लगाना पड़ेगा? Application is to be given under section number 230 itself. Application is to be given under section number 230 itself. ठीक है. In order to carry out merger or amalgamation, in order to carry merger or amalgamation, application for carrying out merger or amalgamation is to be given. Application for carrying out merger or amalgamation is to be given under section number 200 under section number 230 itself. ठीक है. अब देखो यहां बोला गया that when a company, यहां बोला गया when a company makes an application, when a company makes an application under section 230, बोला जब भी कंपनी ने एप्लीकेशन लगाया सेक्शन 230 में एंड it is shown in the application, when the company has made an application under section number 230 and it is shown in the application. ठीक है, कंपनी ने अपना इंटेंशन जाहिर किया है, कंपनी ने अपना इंटेंशन शो किया है. क्या? दैट कंपनी इंटेंड्स टू कैरी आउट, ठीक है, that company intends to carry out a scheme of arrangement as a scheme of compromises or sorry, that the company wants to carry out this scheme of arrangement as a scheme of merger or amalgamation. बोला कि जब भी कंपनी ने एप्लीकेशन लगाया सेक्शन 230 में और एप्लीकेशन में कंपनी ने इंटेंशन शो किया है, एंड कंपनी ने इंटेंशन शो किया एप्लीकेशन में दैट द कंपनी वांट्स टू कैरी आउट द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एज अ स्कीम ऑफ, दैट द कंपनी वांट्स टू कैरी आउट द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एज अ स्कीम ऑफ मर्जर और अमलगमेशन. ठीक है. प्लस they are intending to transfer all the assets and liabilities. ठीक है. Transferred company is intending to transfer all its assets and liabilities. ठीक है. They are intending to transfer all the assets and liabilities. कहाँ से? तो from the transferor company to the transferee company. ठीक है. फिर से देखो, when an application is made under section 230 and it is shown in the application that the company intends to carry out the scheme of arrangement as a scheme of merger or amalgamation, plus intending to transfer all its assets and liabilities from one company to the other company. तो वहां पे NCLT ना दो ऑर्डर पास कर सकते हैं. NCLT दो ऑर्डर पास कर सकता है. पहला, NCLT में पास एन ऑर्डर फॉर merger amalgamation. ठीक है.
merger amalgamation and amalgamation है तो dissolution of transferor company without carrying out, ठीक है, dissolution of transfer company without carrying out winding up. ट्रांसफर कंपनी को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं विदाउट कैरिंग आउट वाइंडिंग अप, ठीक है. ऑर्डर फॉर मर्जर अमाल्गमेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर कंपनी विदाउट कैरिंग आउट वाइंडिंग अप. एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 232 also draws its substance from section number 230 itself. ठीक है, सेक्शन नंबर 232 also draws its substance on section number 230 itself. क्लियर है बच्चों? हाँ सर. तो 232 का कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. सेक्शन नंबर 232 का नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है, सेक्शन नंबर 232 draws its existence on section number 230. क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? हाँ जी सर. अब ध्यान देना, पहले हम लोग हमारे हैंड रिटन नोट से पढ़ लेते हैं, देन विल रेफर द ICSI मॉड्यूल. देखोगे सेक्शन नंबर 232 मर्जर और अमलगमेशन. देखो क्या बोला यहाँ पे, when an application is made under section 230 of the Companies Act 2013 before the NCLT and it is shown in the application that the company is intending to carry out the scheme of arrangement as a scheme of merger or amalgamation and transferor company is intending to transfer all its assets and liabilities to the transferee company, then in such cases NCLT may pass two orders. NCLT में नहीं, NCLT हाँ में होगा, सॉरी, NCLT में पास टू ऑर्डर्स. जरूरी नहीं है कि ऑर्डर पास हो ही जाए. NCLT में पास द ऑर्डर फॉर द मर्जर अमलगमेशन ऑफ बोथ द कंपनीज as requested by the company in their application, as well as dissolution of the transferor company without carrying out the winding up process. ठीक है, अब एडिशनल पॉइंट्स में आ जाओ. अब देखो यहाँ पे जो एडिशनल पॉइंट्स है ना, एज इट इज आपको मॉड्यूल में भी दिया है, तो ये पढ़ के आपको मॉड्यूल पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगा. ध्यान देना, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट अलोंग विद द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कॉल्ड फॉर द मर्जर, डीमर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, अगर कंपनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कैरी आउट करना चाहता है एज ए स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन, तो सेक्शन 230 का कंप्लायंस यहाँ पे भी करना है. हाँ सर, सेक्शन 230 का कंप्लायंस का मतलब मीटिंग बुलाना पड़ेगा मेंबर्स का, ठीक है, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस भेजना पड़ेगा, 1 मंथ प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा. ये सब पढ़ के आए हो तुम लोग ऑलरेडी, है ना. एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर इज गोइंग टू बी फॉलोड. सेक्शन 230 में ऑर्डर पास करने के लिए सेक्शन 230 का कंप्लायंसेस, सेक्शन 232 में ऑर्डर पास करने के लिए सेक्शन 230 का कंप्लायंसेस आपको इंश्योर करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो देखो, नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ ये फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा. द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड टर्म्स ऑफ द स्कीम ड्रॉन अप एंड अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी. देन a confirmation that a copy of the draft scheme has already been filed with the registrar. यहाँ पे registrar का मतलब क्या है बेटा? ROC. Then a report adopted by the directors of the transfer company explaining the effects of compromises on each class of shareholders, KMP, promoters and non-promoter shareholders, laying out class exchange share ratio and specifying any valuation difficulties. Then a report of the expert in relation to the valuation of the transfer company and a supplement accounting statement of the transfer company that relates, इसको सही कर लेना,
है ना, दैट रिलेट्स टू अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मोर देन 6 months of the first meeting of the company summoned for the purpose of approving the scheme. देखो यहाँ पे बोला गया कि नॉर्मली अपन लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं ना, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉपी फाइल करते हैं, लेकिन मान लो कि अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, तो 31 मार्च को खत्म होता है सर। मान लो कि स्कीम प्रपोज किया गया इन दी मंथ ऑफ मे, तो इन दी फॉर द मंथ ऑफ मे लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब तक का रहने वाला है, 31 मार्च तक का रहने वाला है, जो कि नए फाइनेंशियल ईयर का सिर्फ अभी एक ही महीना निकला है ना, अप्रैल का मंथ निकला है, मई में तो आपने प्रपोजल ही लेकर के आ गए। यहां बोला गया कि जब आप प्रपोजल लेकर के आए, एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच प्रपोजल नए फाइनेंशियल ईयर का 6 मंथ से ज्यादा एक्सपायर हो गया है। मान लो कि प्रपोजल लेकर के आए इन द मंथ ऑफ नवंबर, है ना, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हुआ रहेगा, 31 मार्च को, तो 31 मार्च से नवंबर के बीच में टाइम गैप इज ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। तो इन दिस केस आपको 31 मार्च तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अटैच करना ही है। इन एडिशन टू दैट an additional financial statement is also required to be attached. An additional financial statement is also required to be attached. Is it clear? Haji sir. Then provisions which can be made by the NCLT while approving the scheme of merger or amalgamation under section number 232. पहला NCLT decide कर सकता है the continuation by or against any legal proceedings of the transferor company or transferee company pending against them as on the date of transfer. ट्रांसफरर कंपनी के अगेंस्ट जो भी लिटिगेशन पेंडिंग है या जो भी केसेस पेंडिंग है, अब तुम समझो अगर अमालगमेशन हो रहा है तो ट्रांसफरर कंपनी तो डिसॉल्व होने वाला है, तो यहाँ पे एनसीएलटी डिसाइड करेगा कि ट्रांसफरर कंपनी के अगेंस्ट जो भी केसेस पेंडिंग है, whether they will continue as it is or whether they will be transferred into the favor of transferee company or whether that will be transferred into the favor of transferee company. Is it clear? Then NCLT may make provisions for dissolution without winding up. Normally अगर कोई भी कंपनी डिसॉल्व होता है तो डिसॉल्यूशन से पहले वाइंडिंग अप प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो वाइंडिंग अप प्रोसेस है तुमको मारने की तैयारी, मान लो कि तुम लोग चाहते हो कि मुझे मार दो, तो ये मेरा गला दबाना स्टार्ट किया, ठीक है, गला दबाना स्टार्ट किया, इट मींस आई एम इन दी वाइंडिंग अप प्रोसेस, आई एम इन दी वाइंडिंग अप प्रोसेस, गला दबाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब तुम दबाते चले गए एट द एंड हाँ खत्म। तो जब मैं खत्म हो जाता हूं मतलब मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिसॉल्यूशन। तो कंपनी के एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए वाइंडिंग अप प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट, ठीक है। अनवाइंडिंग अप प्रोसेस में कंपनी क्या करता है, लिक्विडेशन में क्या होता है सर, कंपनी अपने एसेट्स को बेचेगा, एसेट्स बेच करके जो भी पैसा रियलाइज हुआ वो पैसे को यूज करेगा कंपनी इन ऑर्डर टू पे दी डेब्ट्स। इज इट क्लियर? इन ऑर्डर टू पे दी डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? Next, NCLT may make provision for transfer of employees from the transferor company to transferee company. Transfer of employees from the transferor to transferee company. So NCLT may also secure the interest. NCLT may also make a provision. NCLT may also make a provision for securing the interest of the employees. Of the employees of transferor company, ठीक है, एंड प्रोविजंस बना सकता है कि इन व्हाट मैनर एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द ट्रांसफरी कंपनी। देन प्रोविजंस कैन आल्सो बी मेड फॉर द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कौन है बेटा? जिन्होंने एग्री नहीं किया है फॉर द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ मर्जर और अमालगमेशन। तो मैंने बताया था सेक्शन 230 में भी आपको डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कैन बी गिवन विद एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी, है ना, दे कैन बी गिवन विद एन ऑप्शन टू सेल देयर शेयर्स एंड मेक एन एग्जिट फ्रॉम द कंपनी।
Then provisions can be made by the NCLT for transfer of all the assets and liabilities of the transfer company to the transferee company as on the date determined by the parties or otherwise directed by the tribunal. अच्छा, ये जो डेट है इसको स्पेसिफिकली अपन ने क्या नाम दिया था? अपॉइंटेड डेट. NCLT डिसाइड कर सकता है या फिक्स कर सकता है अपॉइंटेड डेट. एज में बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज, और अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो NCLT में डिसाइड द अपॉइंटेड डेट. क्लियर है? Then when the shares when the shareholding of the transferee company is held by non-resident, then such shareholding must be within the limit as prescribed under the FEMA. तो ये शायद तुमको मालूम हो. मान लो कि यार दो कंपनीज हैं, A लिमिटेड और B लिमिटेड. A लिमिटेड जाकर के अमलगमेट हो रहा है B में, एंड A लिमिटेड को अलाउड है था 24% तक का फॉरेन रेसिडेंट शेयर होल्डिंग. मतलब इन एनी केस जो फॉरेन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स है ए लिमिटेड में 24% से ज्यादा नहीं हो सकते. इन एनी केस फॉरेन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स ए लिमिटेड में 24% से ज्यादा नहीं हो सकते, और बी लिमिटेड में भी 24% से ज्यादा नहीं हो सकते. सेम इंडस्ट्री में दोनों कंपनीज आते हैं. अब 24 में से इसने ऑलरेडी 19% इशू किया हुआ है. किसको? फॉरेन सिटीजन्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को. और इन्होंने 22% ऑलरेडी इशू किया हुआ है. किसको? फॉरेन इन्वेस्टर्स को. तो अब यहां पे ए लिमिटेड अगर जाकर के मर्ज होती है बी में, तो व्हाट विल हैपन? इसके सारे एसेट्स लायबिलिटीज इसमें आए. हाँ सर. इसके एम्प्लॉयज इसमें गए. हाँ सर. अब इसके शेयर होल्डर्स भी तो इधर जाएंगे. मैं लिख देता हूं एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है, और ये आ गया एम्प्लॉयज, और यहां पे शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स में दोनों शेयर होल्डर्स जाने वाले, डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स, लोग डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स एज वेल एज फॉरेन शेयर होल्डर्स. तो भाई फॉरेन रेसिडेंट शेयर होल्डिंग बी लिमिटेड में बढ़ने वाला है ना. मैक्सिमम वो कितना रख सकता है? 24% रख सकता है. बी लिमिटेड को ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इनको जो शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं टू द फॉरेन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड, आफ्टर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ सच शेयर्स, आफ्टर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ सच शेयर्स, कौन से शेयर्स टू द फॉरेन रेसिडेंट शेयर होल्डिंग, जो टोटल शेयर होल्डिंग है, जो टोटल शेयर होल्डिंग है ऑफ, जो टोटल शेयर होल्डिंग है ऑफ फॉरेन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स, ऑफ फॉरेन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है, जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए. किससे? थ्रेशोल्ड लिमिट से. थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है बच्चों? तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 24%. कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि फॉरेन रेसिडेंट शेयर होल्डिंग बी लिमिटेड में 24% से एक्सीड नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. नाउ अब हम लोग मॉड्यूल देख लेते हैं आपका. ध्यान देना. सेक्शन नंबर 232. तो सबसे पहले यहां पे तो मार्किंग कर लोगे. सेक्शन 232 किस पे डिपेंडेंट है? सेक्शन नंबर 230 पे. सेक्शन नंबर 232 इज टोटली डिपेंडेंट. सेक्शन नंबर 232 इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर सेक्शन नंबर 230. तो एग्जाम में ना काफी बार, एग्जाम में फाइनल के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल्स में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है that whether section 232 is a complete code. Whether section number 232 is a complete code. What will be your answer? No. Section 232 अपने आप में अधूरा है. ठीक है, section 232 is incomplete in itself. Section number 232 is incomplete in itself. Is it clear? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो it is thoroughly dependent. It is thoroughly dependent on your section number 230. ठीक है जी बच्चों. हाँ जी सर. चलो अभी पढ़ते हैं अपन. Subsection 1, tribunal's power to call meeting of creditors or members with respect to the merger amalgamation of companies as given under section 230. 232(1)
states that when an application is made to the tribunal under section 230 for the purpose of sanctioning a scheme of compromise or arrangement proposed between a company and any such person as are mentioned in that section and it is shown to the tribunal, application में तुमने ऐसा show किया है that the compromise or arrangement has been proposed, that you propose to carry out the compromise or arrangement for the purpose or in connection with a scheme of reconstruction of the company or companies involving merger or amalgamation of two or more companies. तुमने अपने application में show किया है that you want to carry out this scheme of arrangement or compromise as a scheme of merger or amalgamation. Plus तुम तैयार भी हो क्या करने के लिए? For transferring all your assets and liabilities. देखोगे that under this scheme the whole or any part of the undertaking, property or liabilities of any company is required to be transferred to the another company or is proposed to be divided amongst the transferred to two or more companies. So for tribunal may on such application can order a meeting of creditors or class of creditors. अब यहाँ पे ना सेम जाएगा 230 का प्रोविजन देखो, creditors or the members or class of members as the case may be to be called, held and conducted in such manner as the tribunal may direct, and provision of subsection 3 to 6 of section 230 shall apply mutatis mutandis. इसका क्या मतलब है? As it is. क्लियर है बच्चों? Is it clear? हाँ जी सर. Next. Yes. ठीक है था section 232 subsection 1. Now moving on to next subsection 2. Next one is subsection 2. ध्यान देना. Yes. Section 232 subsection 2 states that when an order has been made by the tribunal under subsection 1. अच्छा सबसेक्शन 1 में कौन सा ऑर्डर दिया था? ऑर्डर फॉर कंडक्टिंग दी मीटिंग. मर्जिंग कंपनीज और द कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिवीजन इज प्रपोज्ड शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द फॉलोइंग फॉर द मीटिंग सो ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल. ऐसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि सेक्शन 232 में अगर ऑर्डर पास किया तो नोटिस के साथ क्या क्या कंटेंट्स जाएगा. देन सैंक्शनिंग ऑफ स्कीम, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया. क्या क्या प्रोविजंस बना सकता है मैं यहां पे लिख देता हूं. सेक्शन 232 सबसेक्शन 3 में क्या दे रखा है? ये एज इट इज है जो भी अपन ने पढ़ा फ्रॉम योर हैंड रिटन नोट्स. प्रोविजंस कैन बी मेड, विच कैन बी मेड बाय ट्रिब्यूनल व्हाइल सैंक्शनिंग द स्कीम. ठीक है, हाँ सर. देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज, ये भी अपन ने डिस्कस किया. सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द ऑर्डर टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. एक बार ऑर्डर पास कर दिया सेक्शन 232 में तो सेक्शन 230 का प्रोसीजर एज इट इज एप्लीकेबल. तो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, एनसीएलटी ऑर्डर का कॉपी आरओसी को फाइल करना रहता था 230 में, याद है कितने दिन में? तो सर 30 दिन में. तो यहाँ पे भी सेम प्रोविजंस विल एप्लीकेबल. इफेक्टिव डेट ऑफ द स्कीम मैंने बताया था बेटा. इफेक्टिव डेट का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डेट is the date on which all the compliances related to M&A has been duly completed. तो ये भी मैंने आपको बताया कि अपॉइंटेड डेट भी फिक्स कर सकता है या तो ट्रिब्यूनल या पार्टीज. पार्टीज ने जो अपॉइंटेड डेट बताया either that can be taken by the tribunal, और अगर पार्टीज ने कोई अपॉइंटेड डेट स्पेसिफाई नहीं किया है in their application, if the parties have not specified any appointed date in their application तो वहां पे NCLT may decide the appointed date. ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ सर. सबसेक्शन 7 एनुअल स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय द सीए, सीएस और सीडब्ल्यूएस टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द स्कीम. जब तक स्कीम थॉरली इंप्लीमेंट नहीं हो जाती तब तक एनुअली आपको क्या करना पड़ेगा? एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा. एंड दैट एनुअल स्टेटमेंट मस्ट बी फाइल्ड. That annual statement must be filed, must be certified by chartered accountant, company secretary और CWA. practicing होना चाहिए, CWA नहीं CMA हो जाएगा अभी. practicing CA, CS और CMA.
Then section 232 subsection 7 states that every company in relation to which an order is made shall until the completion of the scheme file a statement in such form and within such time as may be prescribed by the ROC. ये भी हो गया. पनिशमेंट वाला प्रोविजन आप पढ़ लोगे, ठीक है. कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो फाइन कम से कम 1 लाख रुपए का, विच कैन एक्सटेंड अप टू 25 लाख रुपीज. as well as every officer of such transferor or transferee company who is in default shall be punishable for imprisonment which may extend to 1 year or with fine. तो यहाँ पे पेनल्टी दोनों के ऊपर है, कंपनी के ऊपर भी as well as ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट ऑफ कंपनीज के ऊपर भी. ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट ऑफ कंपनीज के ऊपर भी. इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? हाँ जी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद योर सेक्शन नंबर 233. ठीक है, चलिए. सो थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.